नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे पास है उज्ज्वल झा की किताब महल एक चक्र। ये एक मनोवैज्ञानिक हॉरर किताब है और इसे पढ़ते हुए एक बात तो साफ हो जाती है कि इसका मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये सत्ता, लालच और इंसानी दिमाग के उन गहरे घुमावदार चक्रों के बारे में है जिनमें हम अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं। और आज हमारी चर्चा का मकसद इसी किताब की परतों को एक-एक करके खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महल का असली मतलब क्या है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। कहानी का जो बेचैन करने वाला माहौल है, वो इतना असरदार क्यों है? और ये किताब अपने पाठकों को किस तरह के मनोवैज्ञानिक सफर पर ले जाती है? तो चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी डरावनी दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इतनी दमदार है कि आप पहली ही लाइन से बन जाते हैं। एक जोरदार बारिश वाली रात, शहर के शोर से दूर एक सुनसान सा दफ्तर और हमारी मुख्य किरदार एक अकेली पत्रकार प्रगति। चारों तरफ खामोशी है और अचानक कांच के दरवाजे पर एक रहस्यमयी दस्तक होती है। वो जो दस्तक है। हाँ, वो माहौल इतना घना बुना गया है कि पाठक को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मुझे तो पढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे मैं भी उस ऑफिस में प्रगति के साथ ही बैठा हूं। सही, जैसे वो दस्तक आपके दरवाजे पे हुई हो। और उस दस्तक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है माहौल बनाने का तरीका। जैसा कि हमें मिली समीक्षाओं में भी इस बात पर खास जोर दिया गया है, ये अचानक से डराने वाला, वो जंप स्केयर वाला हॉरर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हम मनोवैज्ञानिक डर कह सकते हैं, जो रहस्य और एक अनिश्चितता से पैदा होता है। डर अचानक आपके सामने नहीं आता, बल्कि दीमक की तरह धीरे धीरे आपके जहन में घर कर जाता है। बिल्कुल सही कहा। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. ये डर किसी भूत या चुड़ैल का नहीं है, बल्कि उस अनजानेपन का है। ये सवाल कि उस दस्तक के पीछे कौन है, या कुछ है भी या नहीं। ठीक है ही। लेखक इस माहौल को बनाने के लिए बारिश, अंधेरा, खाली ऑफिस और एक अजीब सा कैफे जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पर ये सिर्फ जगह नहीं है, नहीं, ये कहानी के किरदार बन जाते हैं। बारिश सिर्फ हो नहीं रही, वो एक तरह से प्रगति को उस ऑफिस में कैद कर रही है। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, वो रहस्यों को छिपा रहा है। ये सब मिलकर एक धीमा, लगातार बना रहने वाला तनाव पैदा करते हैं, जो सीधे डर से ज्यादा एक बेचैनी महसूस कराता है। ये एक बहुत ही दृश्यात्मक अनुभव है, जैसे कोई फिल्म आंखों के सामने चल रही हो। बिल्कुल। हर एक छोटी से छोटी चीज, जैसे कांच पर बारिश की बूंदों का फिसलना या दूर से आती कोई अनजानी आवाज, कहानी के सस्पेंस को और गहरा करती चली जाती है। और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये बेचैनी और उलझन और भी बढ़ जाती है। प्रगति को धीरे धीरे एहसास होता है कि उस रात शहर में कुछ बहुत भयानक हुआ है। हाँ, एक कैफे, जहां वो शायद कुछ देर पहले ही गई थी, अचानक एक पुराने वीरान खंडहर जैसा दिखने लगता है। उसके सहकर्मी ऑफिस में तो मौजूद हैं, पर उनका व्यवहार बहुत अजीब है, जैसे वो उसे पहचानते ही नहीं, या शायद वो किसी और ही दुनिया में हो। और फिर उसकी सबसे करीबी दोस्त कल्पना, हाँ, वो लौट तो आती है, पर वो पहले जैसी कल्पना है ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब बिखरे हुए टुकड़े आपस में जुड़ क्यों नहीं रहे? और यहीं से हम कहानी के मूल रहस्य की ओर बढ़ते हैं। समीक्षाओं में इससे बहुत खूबसूरती से टाइम लूप, हादसा और यादों के टूटने का आइडिया कहा गया है। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। बहुत ज्यादा। प्रगति को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो किसी और की कहानी जी रही है, या शायद किसी और की मौत को बार बार देख रही है। उसकी अपनी यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। हाँ, उसे खुद पर शक होने लगता है। उसे ये समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या उसके दिमाग का कोई वहम। ये पढ़ते हुए बहुत परेशान करने वाला एहसास है। एक पल के लिए मुझे भी लगा कि कहीं मैं तो प्रगति की तरह अपनी यादों पर शक नहीं करने लगा हूं। लेखक पाठक को भी उसी मानसिक स्थिति में ले आते हैं। बिल्कुल,
और किरदार इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। प्रगति एक भरोसेमंद किरदार है जिसके नजरिए से हम पूरी कहानी देखते हैं। इसलिए जब वो उलझन में पड़ती है तो हम भी उसी की तरह उलझन में पड़ जाते हैं। वहीं कल्पना का जो रहस्यमयी व्यवहार है वो कहानी को आगे धकेलता है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो कुछ बहुत जरूरी जानती है लेकिन वो बताती नहीं। उसकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। सही कहा। किताब आपको सीधे सीधे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि इशारों और संकेतों के जरिए सस्पेंस को बनाए रखती है। किताब के पीछे लिखा आखिरी सवाल ही सब कुछ कह देता है। कौन मर चुका है, कौन जिंदा है और कौन बार बार वही रात जीने के लिए शापित है। और ये सवाल आपके दिमाग में घूमता रहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो पाठक को आखिरी पन्ने तक परेशान करता रहता है। ये सब तो कहानी के बाहरी हिस्से की बात हुई, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई वो थी किताब का नाम महल। महल। पूरी कहानी में कहीं कोई महल तो है ही नहीं। कहानी एक ऑफिस, एक कैफे और शहर की कुछ सड़कों पर ही घटती है। मैंने भी पढ़ते हुए बहुत देर तक सोचा कि असली महल कहाँ है। तो फिर इस महल का क्या मतलब है? ये इस किताब का सबसे गहरा और प्रतीकात्मक पहलू है, और शायद यही वो चीज है जो इसे एक आम हॉरर कहानी से अलग करती है। अच्छा। जैसा कि किताब के परिचय में भी बताया गया है, महल यहाँ कोई ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं है। ये शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा का एक रूपक है, एक मेटाफर। मतलब ये एक तरह का आइडिया है। हाँ, ये वो मानसिक और सामाजिक ढांचा है जिसे इंसानों ने बनाया है, जहां लोग सत्ता और सुविधा पाने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी के कैदी बनकर रह जाते हैं। मतलब ये वो कॉर्पोरेट दुनिया या समाज का ढांचा है जिसमें ऊपर चढ़ने की एक होड़ लगी रहती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो इसका एक हिस्सा है, लेकिन लेखक इसे और भी बड़ा बनाते हैं। ऑफिस तो उस महल का सिर्फ एक कमरा है। अच्छा। असली महल तो सत्ता का वो पूरा ढांचा है जो आपको सुरक्षा और पहचान का वादा तो करता है, लेकिन बदले में आपकी अपनी पहचान छीन लेता है। लोगों को लगता है कि वो इस महल को नियंत्रित कर रहे हैं, पर असल में महल उन्हें नियंत्रित करने लगता है। उनकी सोच, उनके फैसले, उनके रिश्ते, सब कुछ उस महल के नियमों के हिसाब से चलने लगते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि प्रगति सिर्फ एक रहस्यमयी रात में नहीं फंसी है, बल्कि वो उस बड़े महल के चक्र में फंसी हुई है। बिल्कुल। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये किताब नैतिक पतन, वर्ग विभाजन और आत्मभ्रम जैसे विषयों को छूती है। ये दिखाती है कि कैसे हर पीढ़ी सत्ता और सफलता के लालच में वही पुरानी गलतियां दोहराती है। और ये चक्र कभी टूटता नहीं है। कभी नहीं टूटता, बस चलता रहता है। लोग उस महल में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी हैसियत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में वो ये भूल जाते हैं कि वो असल में कौन थे। तो ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। नहीं, तो ये सिर्फ प्रगति की कहानी नहीं, बल्कि हमारे आधुनिक समाज का एक आईना है जो दिखाता है कि सफलता की इस अंधी दौड़ में हम अपनी इंसानियत और अपनी आत्मा का कितना बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ देते हैं। वाह। और जब हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो ये सब और भी ज्यादा साफ हो जाता है। उज्ज्वल झा अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें हमेशा से खामोशी, अंधेरे और उन रहस्यों में दिलचस्पी रही है जो वक्त गुजर जाने के बाद भी हवा में तैरते रहते हैं। वो कहते हैं कि बचपन से ही वो खाली जगहों, सुनसान सड़कों और पुरानी इमारतों में कहानियां ढूंढते थे। ये बात उनकी किताब में साफ झलकती है। हर सीन में एक अजीब सी खामोशी है, एक ठहराव है जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना लगता है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। और लेखक का एक बयान है जो इस किताब के सार को पकड़ता है। वो कहते हैं कि लिखना उनके लिए सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि किसी और के दिमाग में, किसी और की टाइमलाइन में प्रवेश करना है। अच्छा। ये सोच कहानी के मनोवैज्ञानिक तनाव और किरदारों की बदलती पहचान को पूरी तरह से समझाती है। प्रगति को जो महसूस होता है कि वो किसी और की कहानी जी रही है, वो असल में लेखक का मकसद है। हाँ, वो असल में लेखक का मकसद है। वो चाहते हैं कि पाठक भी ठीक वैसा ही महसूस करे। मतलब लेखक हमें सिर्फ कहानी सुना नहीं रहे, वो हमें उस अनुभव से गुजार रहे हैं। हाँ, उनका मकसद पाठक को एक ऐसे चक्र में फंसाना है जहां वो खुद से सवाल करे कि क्या असली है, क्या सिर्फ याददाश्त है और क्या दिमाग का कोई खेल। भाषा बहुत सरल रखी गई है, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, लेकिन विवरण इतने गहरे और सजीव हैं कि हर दृश्य आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। ये बात तो है। ये उस तरह का डर है जो धीरे धीरे बनाया जाता है, परत दर परत,
जब तक कि आप पूरी तरह से उस बेचैन कर देने वाले माहौल में डूब नहीं जाते। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये किताब एक हॉरर कहानी से कहीं ज्यादा है। ये सत्ता के मनोविज्ञान पर, महत्वाकांक्षा के अंधेरे पक्ष पर एक गहरी टिप्पणी है, बिल्कुल। जिसे एक बहुत ही अनोखे और डरावने अंदाज में पेश किया गया है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस सफलता या जिस महल के पीछे भाग रहे हैं, कहीं वही हमें एक अदृश्य जाल में तो नहीं फंसा रही है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। भारतीय लेखन, खासकर हिंदी लेखन के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? हाँ, ये जानना जरूरी है। समीक्षाओं के मुताबिक भारतीय माहौल में इस तरह का मनोवैज्ञानिक हॉरर ताज़ा और अनोखा लगता है। अक्सर हिंदी साहित्य में हॉरर का मतलब भूत प्रेत या लोक कथाओं से जुड़ी कहानियों से होता है। हाँ, पारंपरिक कहानियां। पर ये किताब उस धारणा को तोड़ती है। ये दिखाती है कि सबसे बड़ा डर हमारे बाहर किसी अंधेरे कोने में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर बैठा होता है। ये शहरी जीवन की भागदौड़ और कॉरपोरेट कल्चर की बेचैनी को हॉरर के साथ मिलाता है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत नया प्रयोग है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब एक मजबूत सीरीज की शुरुआत है। ये अपने पीछे इतने सवाल और रहस्य छोड़ जाती हैं कि आप अगला भाग पढ़ना चाहते हैं। हाँ, पाठक में ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होगा, कल्पना का क्या राज है, प्रगति इस चक्र से बाहर निकल पाएगी या नहीं, और ये महल आखिर चाहता क्या है। किसी भी सीरीज के पहले भाग के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है कि वो आपको अगले भाग का इंतजार करने पर मजबूर कर दे। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors कैंपेन के जरिए भारतीय लेखकों की किताबों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कंटेंट को plotsformovies.com का समर्थन प्राप्त है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। महालेख चक्र एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के कई दिनों बाद तक आपके जहन में घूमती रहेगी। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि उस अंतहीन चक्र की कहानी है जिसमें इंसान अक्सर खुद को फंसा लेता है, कभी सत्ता के लिए, कभी अपनी पहचान के लिए। और ये अपने पीछे एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। जब हम बाहरी सफलता, पद और शक्ति को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं, तो क्या हम अनजाने में एक ऐसे चक्र का हिस्सा नहीं बन जाते जहां हर अंत एक नई शुरुआत जैसा लगता है और हर शुरुआत में वही पुरानी भूल दोहराई जाती है? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसे जरूर पढ़ें और इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बनें। और हाँ, कमेंट्स में हमें भारतीय लेखकों द्वारा लिखे अपनी पसंदीदा किताब का नाम जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।